गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हूँ कृतिका पार्ट। क्लास 9th में हमने देखा था ना, एक साइड बुक थी कृतिका, तो 10th में भी कृतिका है। अभी तक आपको हमने क्षितिज से पढ़ाया था, क्षितिज भाग 2 से पढ़ाया था। 4 लेसन पढ़ा दिया था, 2 लेसन गद्य और 2 लेसन पद्य। तो आज हमने सोचा है कृतिका से 1 लेसन पढ़ा दूँ। इस लेसन का नाम है माता का आंचल। माता का आंचल शिवपूजन सहाय ने लिखा है। शिवपूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त 1893 में हुआ था, शाहाबाद में। इनकी मृत्यु 21 जनवरी 1963 में हुआ था, पटना में। ये प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, संपादक हैं और पत्रकार भी थे। तो इनकी रचना है मेरा जीवन, आत्मकथा, स्मृतिशेष आदि इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने जो शिवपूजन शाह हैं, इन्होंने अपने बारे में आत्मकथा के माध्यम से ये रचना आपके सामने पेश किया है, प्रस्तुत किया है। आप इसमें पढ़ेंगे लेखक के बचपन की स्मृतियाँ, उनकी यादें, वो बचपन में कैसे थे, वो अपनी थोड़ी सी बातें आपसे बताने की बात कर रहे हैं। तो शिवपूजन सहाय के बारे में आपने जाना, आइए जानते हैं कि इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से अपने बचपन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो होता है ना, माँ का जो रिश्ता होता है, आप यहाँ पे देख लीजिए कि बच्चे का जो माँ से, यहाँ पे माता का आंचल दिया है, तो बच्चे का माँ से जो ममता का रिश्ता होता है, तो वैसा ही रिश्ता पिता के साथ होता है, स्नेह का रिश्ता। दोनों प्रेम का रूप है, पर ममता में जो कठोरता है, कठोरता का कोई स्थान नहीं होता है। लेकिन पिता के स्नेह में थोड़ी सी कठोरता शामिल होती है, क्योंकि अगर वह इस तरह से कठोर बन के स्नेह नहीं करेगा तो शायद वह बच्चा संस्कार नहीं सीख पाएगा। तो भोलानाथ, इनका नाम तारकेश्वर था। इनके पिता ने बचपन में इनका नाम भोलानाथ रख दिया था। ये अपने पिता से बहुत ही लगाव रखते थे। तो इनके पिताजी क्या हैं, आप इनके पिताजी के बारे में जानते हैं। मतलब ये कहानी के माध्यम से बताते हैं कि मेरे पिताजी तड़के उठ जाते थे। तड़के मीन्स होता है सवेरे उठ जाना। सवेरे उठ जाते थे, नहा धोकर पूजा करने जब बैठ जाते थे, तो बचपन में चूँकि जो लेखक थे भोलाराम थे, इनका अपने पिता से स्नेह ज़्यादा था। मतलब कि हमेशा अपने पिता के साथ रहते थे। माँ के साथ सिर्फ खाना खाने के लिए ही ये माँ के पास जाते थे। अधिकतर ये अपने पिता के साथ रहते थे, मतलब पिता से इनका स्नेह ज़्यादा था। तो ये पिता के साथ उठना बैठना, खाना पीना, हर काम करते थे। तो बचपन में जब ये इनके पिताजी नहाते थे ना, तो इनको भी नहला देते थे। फिर वो जैसे पूजा करने बैठ जाते थे, तो ये भी उनकी पूजा के स्थान पर बैठ जाते थे। माँ केवल इनको दूध पिला देती थी बस। इसलिए पिता के साथ रहकर ये सारी चीज़ें उन्हीं के साथ रहते थे, उन्हीं की बातें सीखते थे। पिता के साथ ही सोया करते थे। और जब ये पूजा करते थे ना, तो इनके पिताजी भभूत तिलक, वो जो नहीं था, 3 लीलार पे 3 उंगली से लगा देना, इस तरह से जब ये लगा देते थे तो ये बड़े खुश हो जाते थे। और अपने तिलक को कुछ हंसकर, कुछ झुलाकर, कुछ डांट कर, इस तरह से वो त्रिपुंड को कर देते थे कि ये खूब तेज तेज से हंसते थे। इनके सिर पर लंबी लंबी जटाएँ थी, और इस तरह से इनके पिताजी इनको बम भोला कहते थे, अब मेरा बेटा बम भोला बन गया। तो पिताजी इनको बड़े प्रेम से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। असल में इनका नाम तारकेश्वर था। ये अपने बापूजी, माता को मैया कहते थे। जब भी इनके पिताजी रामायण का पाठ करते थे, तो ये बगल में बैठ जाते थे, पिताजी के पास बगल में बैठ जाते थे और आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। वहीं बगल में साइड में कहीं आईना रखा हुआ होगा, तो उसमें आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। और जब रामायण पढ़ते पढ़ते इनके पिताजी इनकी तरफ देख लिया करते थे, तो ये हंस के शर्मा जाते थे और फिर मुंह हटा लेते, वहाँ से लजा जाते थे एक तरह से। तो पूजा पाठ करने चुकने के बाद उनके पिताजी का एक काम होता था कि वो राम नाम का एक 1000
लिखा करते थे, मतलब राम नाम की एक पर्ची बनाया करते थे, उसमें 1000 नाम लिखते थे। और यह राम नाम वही लिख कर वह अपने पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। जब फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को राम नाम लिख कर, मतलब छोटी छोटी पर्ची बना लेते, राम 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 ऐसे पर्ची बना लेते थे। पर्ची बनाने के बाद आटे की गोलियां बना लेते थे और उसी में इस पर्चियों को, उन पर्चियों को लपेट देते थे। तो और लपेट देते थे, उसके बाद से फिर लेके गंगा जी की तरफ चल पड़ते थे। तो जब वो गंगा के लिए जाते थे ना, गंगा नदी में जाते थे, तो ये जो भोलानाथ है यानी कि लेखक है, वो भी अपने पिताजी के कंधे पे बैठ जाया करते थे और पिताजी के साथ चले जाते थे। वहाँ पे गंगा पहुँचकर एक एक जो आटे की जो गोलियाँ बनाया था, वो एक एक फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते थे। तो ये कंधे पे बैठे रहते थे और हंसते रहते थे, कंधे पे बैठ के हंसते रहते थे। जैसे मछलियाँ उछलती थी, ये खूब हंसते रहते थे। इनके पिताजी क्या करते थे कि जब वो लौटने लगते थे ना, तो बीच में एक रास्ते में पेड़ पे कुछ झूला हुआ होता था, तो इनके पिताजी उस पेड़ पे बैठ के इनको झूला झुलाते थे। इस तरह से इनका जीवन हंसी खुशी चल रहा था। कभी कभी इनके पिताजी कुश्ती भी लड़ाते थे इनको, और इनको मतलब पछाड़ भी देते थे, झूठ मूठ के वो गिर भी जाते थे। इस तरह से बहुत सारे इनको खेल खिलाए थे। और कभी कभी अपनी मूँछों पे ताव देते थे, तो ये भी अपना, इनके पास तो मूँछ होती नहीं थी, तो वो भी छोटे मोटे मूँछों के ताव देने लगते थे। फिर इनके पिताजी जब झूठे मूठे हार जाते थे इनसे, तो ये बड़े खुश हो जाते थे और इनके पिताजी की छाती पे चढ़ के अपनी झूठी मूँछ को शान बखार दिया करते थे। मतलब जैसे पिताजी करते थे वैसे भी करते थे। इनके पिताजी इनके स्नेह में, इनके प्रेम में इनका माथा चूम लेते थे। इस तरह से ये धीरे धीरे अपने पिता से रम गए थे। फिर ऐसे ही जब मान लीजिए, जैसे कि उनके पिताजी कभी कभी बोलते थे ना कि बेटा मुझे किसी दे दो, तो छोटा सा बच्चा था तो वो नहीं देते थे, शर्मा जाते थे। तो कभी कभी ये होता था ना कि एक, अच्छा वो खुश हो जाते थे तो एक गाल पे देते थे, दूसरी गाल तो उनके पिताजी दूसरा गाल भी, मतलब दायां गाल भी बायां गाल भी इस तरह से दे देते थे, तो वो शर्मा जाते थे। उसके बाद से फिर वो, तो उनके पिताजी खूब जैसे अगर वो ये किसी नहीं देते थे तो क्या करते थे, वो झूठ मूठ कर रोने लगते थे। तो इस तरह से जल्दी वो उन्हें किसी देते, तब सब लोग, दोनों लोग हंसते रहते थे। इस तरह से उनको बहुत खेल खिलाकर इधर उधर करके वो बहुत ही ज़्यादा उनको वो कर रहे थे, मतलब खिला रहे थे इनको। तो हंसते हंसते वो लोग घर आ जाते थे। माँ इनकी चौकी में इंतज़ार करती रहती थी, चौका मीन्स किचन, रसोई घर में इंतज़ार करती रहती थी। फिर ये लोग हाथ मुँह धोते थे और एक कटोरे में वो क्या बोलते हैं, गाय का दूध, गोरस मीन्स होता है गाय का दूध। तो ये गाय का दूध और भात, पहले चावल को हम लोग, अब तो शान शौकत में फैशन में चावल बोलने लगे हैं, पहले क्या बोला जाता, चावल को भात बोला जाता था। तो भात और दूध अपने बच्चों को खिलाती थी, सान कर अपने बच्चों को खिलाती थी। जब जब हम, मतलब जब लेखक था, जब खाकर इधर उधर भाग जाता था ना, जैसे एक और खाता था तो इधर चला जाता था, तो एक और खा के उधर चलते, इनकी माता जी क्या होता था, झूठ मूठ का उनको खेल खिलाती थी। तो कभी कहती थी कि मेरा बेटा खाना खाएगा, ये देखो पापा के नाम का, वो ना छोटा कौर बना देती थी, ये बिल्ली का है, कुत्ता का है, बंदर का है, ये इनका है, ये उनका पापा का है, ये इस तरह से कर करके वो खाना खिलाती थी। लास्ट में वो, फिर वो ऐसे लड़का क्या है, इस तरह से सिर करके एक बार खाता था, फिर इनकी मम्मी यहाँ वहाँ करके, आजकल के हमारे यहाँ भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे होंगे, आपके घर में भी छोटे भाई बहन होंगे, इस तरह से माताएँ खिलाती हैं ना, तो ऐसे ही वह खाना खिलाया करती थी। इस तरह से वह खाते थे और उसके बाद से फिर हो जाता। उनकी माँ कभी कभी कहती थी मेरा बेटा खाएगा, बड़े बड़े कौर खाएगा, तब पाएगा दुनिया में ठौर। तो मतलब ऐसे ही वो लोरी सुनाती, कभी कुछ ऐसे ही करके इस तरह से उनको खिलाती थी। तो तब उनका पेट भर जाता था। तब जब उनका पेट भर जाता तो वही तोता, मैना, कबूतर इत्यादि इत्यादि करके उनकी माता खिलाती थी। इस तरह से वो राजा बेटा बन जाते थे और वो खा लेते थे। खाना खाने के बाद उसके बाद से वो अपने पिता के पास चले जाते थे और फिर उछल कूद, और जब उनका पेट भरा रहता तो वो घर के बाहर चले जाते थे खेलने के लिए। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठी का घोड़ा, वो क्या गाना होता है ना, वो इस तरह से खाते थे और निकल जाते थे। कभी कभी मैया उनकी
उनकी जो मैया थी अचानक से ज़बरदस्ती पकड़ लेती थी, लाख छटपटाते थे तो उनको क्या करते थे, उनके हाथों में गदोरी पे तेल लेके उनके सिर पे तेल मालिश कर देती थी। वो चिल्लाते रहते थे, रोते रहते थे। बाबूजी भी वहाँ पे खड़े रहते थे तो बिगड़ जाते थे, क्या है उसको खेलने दो। लेकिन वो सर पे उसके तेल लगा के फिर उसके बाद चोटी उसकी बांधने लगती थी, बड़ी बड़ी चोटी थी तो चोटी बांधने लगती थी। तो चोटी बांधने के बाद फिर से वह उसके मतलब उनको जो होता है ना, चोटी बांधने के बाद काजल लगा देना, फिर वो काजल का टीका लगा देना, कभी उसके पेट में टीका लगा देती थी, कभी उसके पैर में टीका लगा देती थी। इस तरह से वो कुर्ता पजामा टोपी पहना देती थी और एकदम कन्हैया की तरह, मतलब कृष्ण कन्हैया की तरह बन जाता था। इससे सजते सजकते जब वो तैयार हो जाता था, मम्मी इसको तैयार कर देती थी तो वो बाहर आता था सिसकते सिसकते। लेकिन बाहर के बच्चों को देखकर वो बड़े खुश हो जाया करते थे। जब खुश हो जाया करते थे तो उनके पिताजी भी उनको छोड़ देते थे बच्चों में खेलने के लिए। अब बाबूजी की गोद से वो उतर जाते थे और उसके बाद अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ वो खेलते थे। पहले पता है, पहले के समय में जो खेल होते थे ना, बहुत अच्छे अच्छे खेल होते थे। आज के समय में हम लोगों का खेल क्या हो गया है, सब मोबाइल से गेम खेलना, पबजी खेलना इत्यादि इत्यादि हो गया है। लेकिन पहले के गेम कुछ अलग ही गेम होते थे। इससे शारीरिक शक्तियाँ तो मिलती ही थी, मानसिक शक्तियाँ भी बड़ी मजबूत हुआ करती थी। इसमें ऐसे वैसे खेलने थे, जैसे कुछ नाटक खेलते थे। चबूतरे का एक कोना होता था, वहाँ पे नाटक घर बनता था। बाबूजी की छोटी चौकी पर वो बैठ जाते थे, जहाँ पे बाबूजी छोटी चौकी बैठ के नहाते थे, उसी चौकी को वो ले लेते थे। वह रंगमंच की तरह बनता था। सरकंडे का खंभा वंभा बना देते थे और चारों तरफ से मिठाइयों की दुकानें लग जाती थी। मिठाइयों की दुकानें कौन सी, वो जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी को गीली कर देते थे, उसी तरह तरह का उसको गोल सा चौकोर का ऐसे वैसे आकार दिया जाता, तो तरह तरह की मिठाई बना दी जाती थी। फिर वो कभी कभी चीलम देखते हैं ना, वो गांव में जो चीलम पीते हैं, वो हुक्का पीते हैं, उस तरह से हुक्का का जो फूटा उटा चीज़ें होता था ना, ऊपर का ढक्कन टूटा हुआ होता था, उसमें लड्डू की छोटी छोटी, जैसे पत्तों की, मतलब पत्ते जो सूखे पत्ते होते थे, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बना के उसकी पूड़ियाँ बना देते थे, जलेबियाँ बनाते थे। मतलब इस तरह के उन लोगों की मिठाइयों की सजान चारों तरफ से सज जाती थी। और इधर चौपाल लग जाता था, मतलब छोटे छोटे बच्चे बैठ जाते थे। इधर ये जो नाटक का मेन सूत्रधार होता था, वो ऊपर चौकी पर बैठ जाता था और इस तरह से वो कार्यक्रम होता रहता था। कभी कभी इनकी बापूजी भी चिढ़ाने के लिए इनके साथ खेलने लगते थे। जब वो खेलते थे, अभी लोग जब उनको देख लेते थे, शर्मा के फिर सारे बच्चे भाग जाते थे। तो इनके खेल में एक और भी खेल होता था कि ये रसोई वाला सारा सामान, जैसे दाल चावल रोटी, इस तरह से वो छोटी छोटी मिट्टी के दियना बना लेते थे। इस तरह से इनके चूल्हे जलते थे। छोटा सा चूल्हा बनाया गया था इन लोगों के लिए। चूल्हे में ऐसे ही छोटी मोटी लकड़ी लगा देते थे, फिर उस पर दो तरफ बना देते थे, वो दिए रख देते थे, उसमें एक दाल बन जाता था, उसमें चावल बन जाता था, वो कंकड़ छोटे छोटे कंकड़ रख देते थे। इस तरह का खेल हुआ करते थे। और कभी कभी ये लोग पुलिस चोर का भी खेल खेलते थे। पुलिस चोर मतलब चोर बन जाता था और पुलिस होते थे चोर का पता लगाने के लिए। इस तरह से होता था। इनके खेल में कुछ और भी खेल होते थे। यह जैसे कि इनके जैसे दिए की कढ़ाई बना देते थे, कलछी वलछी सब बना देते थे, तो पानी की धूल पिसान से सान कर पानी को छोटी छोटी चीज़ों को तरह तरह की चीज़ें तैयार कर लेते थे। ये लोग फिर से पात बैठ जाती थी। पात मीन्स होता है लाइन लगा के बैठ जाना। लाइन लगा के इनके छोटे छोटे जो बच्चे थे बैठ जाते थे, तो सबको कुछ लोग परोसते, छोटे बच्चे ही वो आपस में परोसते थे, किसी को कुछ किसी को कुछ किसी को कुछ परोसते थे। तो इनके पिताजी भी क्या करते थे, अंगोछी लपेट कर कभी कभी उन लोगों को चिढ़ाने के लिए आके बैठ जाते थे। तो जब बच्चे खाना परोसते परोसते जब उनके पास पहुँचते थे और धीरे से अंगोछा खोलते थे, देखते थे ये थे, तो फिर सारे बच्चे शर्मा के फिर वो खेल छोड़ के दूसरा भाग जाते थे, फिर दूसरा खेल खेलने के लिए। इस तरह से भोलानाथ धीरे धीरे बड़े होने लगे थे और हंस हंस के अपना काम करते रहते थे। कभी कभी ये लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। अब इनका बारात कैसे होता था, कनस्तर का तंबूरा बजता था। कनस्तर मीन्स तो हो जाए ना, टीना जो निकला होता था, उसी का बाजा वाजा बजाते थे। उसके बाद फिर अमोला आम कुछ होता है, अमोला होता है, उसको घिस कर वो लोग शहनाई बजाते थे। और चूहेदानी जो थी वो पालकी बन जाती थी
और कुछ लोग होते थे वो समधी उमधी बन जाते थे और चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने पर बारात जाया करती थी। मतलब कुछ बच्चे उधर हो जाते थे, कुछ बच्चे इधर हो जाते थे, लड़का की तरफ से कुछ लड़की की तरफ से। और वहीं पे घिरे गोबर से लिपे हुए आम की केले की टहनियों के से सजे हुए छोटे से आंगन में वो बैठ जाया करते थे। एक छोटा सा दिया रख देते थे कलसा की तरह, जैसे पहले ही बारात आती थी उस तरह से रख देते थे। और उसके बाद से लोग खेलते थे खेलते थे। फिर धीरे धीरे वो एक छोटा सा मतलब कुछ ऐसे कपड़े की दुल्हन और दूल्हा बना दिया जाता था। फिर वो लोग उसको खटोली पे चढ़ा देते थे, मतलब चूहेदानी के ऊपर चढ़ा देते, या पालकी जैसा कुछ छोटा मोटा बना देते थे लकड़ी उकड़ी का, उस पर चढ़ा देते थे। और उसके बाद उसको दुल्हन को लेके आते थे, पालकी की तरह लेके आते थे। और जब उनके पिताजी, जब वो पालकी मतलब इस कोने से, इस चबूतरे के कोने से उस चबूतरे के कोने तक पहुंचती थी, तो होता था कि बारात आ गई, बारात आ गई। सारे बच्चे एक दूसरे से गले मिलते थे, वो करते थे, और फिर से दुल्हन को देखा जाता था। तो इनके पिताजी भी जो कभी इन लोगों को मतलब कोई बच्चा जो दुल्हन बना होता था देखते थे। और कभी कभी इनके पिताजी जब इनकी बारी होती थी, दुल्हन ये बनते थे, तो इनके पिताजी जब इनके मुँह को देखते थे तो जो ही उनकी नज़र और उनकी नज़र से मिलता था, घूंघट उठा के देखते थे, तो अपने पिताजी को देखकर फिर ये लजा जाते थे, यानी शर्मा जाते थे और फिर से भाग जाते थे। तो ऐसे ऐसे खेल होते थे। ये लोग कभी कभी ऐसा खेल खेलते थे कि जैसे कि होता था ना कि बैल जैसे खेतों वाला, खेत वाला काम करते खेलते थे। जैसे खेतों में बैल जो होते हैं ना, वो जो खेतों को जोतते हैं ना, वो वाला खेल खेलते थे। जैसे दो बच्चे बन जाते थे, बैल बन जाते थे। एक बच्चे को कुछ ऐसे करके वो उसको पूंछ पकड़ के या उसके कपड़े पहन के उसको वो करते थे, इस तरह से खेत वाला काम करते थे। फिर कैसे धान की रुपाई, जो भी रुपाई वो झूठा मोटा कुछ करके, मतलब ऐसा ऐसा हम लोगों का खेल होता था। इस तरह से खेल में वो लग जाते थे। और उसी में छोटे मोटे फसल, ये कहीं धान कहीं गेहूँ कुछ मिल जाता था, तो उस तरह से वो लेके अपना वो करते। उसके बाद जब उनके खेल में कोई बड़ा शामिल हो जाता तो वो अपने खेल को, फिर अपने खेत को ऐसे ऐसे बिगाड़ देते थे। धूल जो मिट्टी होती थी उस तरह से बिगाड़ के फिर वो भाग जाते थे। तो ऐसे खेल खेलते थे। जैसे जैसे वो लोग बड़े होते थे वो ऐसे ही खेल खेलते थे, और खेल के मतलब उनको खेल में इतना अच्छा लगता था, चारों तरफ से जुट जाते थे और खेलते थे। खेल खेल के लोग खुश हो जाते थे। हाँ, और उन लोगों का खेल में कुछ गाना होता था, चलो भैया ददरू सत्तू पिसान की मोटरी। वो जो खेतों में काम करते थे, तो जैसे नहीं जो ज़्यादा काम करता तो दूसरे लोग उनके लिए नाश्ता पानी लेने के जाते थे, तो वो ये कहते थे, चलो भैया ददरी सत्तू पिसान की मोटरी, ऐसे ही कुछ बोलते थे। तो अगर किसी मतलब अगर जैसे मान लीजिए किसी की बारात, गाँव में किसी की बारात उरात जाती थी, तो ये लोग उस बारात के तरह आगे जा जा के खूब शोर मचाते थे। और कभी कभी पालकी को देखते थे खूब चिल्लाने लगते थे, शोर मचाते थे। और जब पालकी को देखते थे और जो दुल्हन आती थी उसको देखते थे या चिल्लाते थे, तो उसमें क्या गाना गाते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला की कनिया हमार मेहरी। मतलब ऐसे ऐसे खेल होते थे जो कि मतलब बहुत ही अच्छे लगते होंगे उस टाइम में। तो ऐसे ही किसी की बारात जा रही थी, तो जो बूढ़ा बर था, मतलब किसी अधेड़ लोगों की शादी हो रहेगी, तो वो जो दूल्हा था उन लोगों को ढेला मारा। ढेला मीन्स कंकड़, कंकड़ मार के उन लोगों को भगा दिया। और उसके बाद से इन लोगों ने उसको बहुत चिढ़ाया। फिर ऐसे ही आम की फसल होती थी, तो खूब आंधी ऊंधी जब आती थी तो ये दूर निकल जाते थे, बाग ओग में निकल जाते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले जो होते थे वे सबके वहाँ से तोड़ तोड़ के फल खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और बहुत चारों तरफ पट गई थी पूरा। आकाश में काले काले बादल आ गए थे, जो गरजने लगे थे, मेघ गरजने लगे थे, बिजली चौंकने मतलब बिजली चमकने लगी थी, ठंडी हवा खूब बहने लगी थी, पेड़ खूब यहाँ से वहाँ चिल्लाने लगे थे। तो बच्चे क्या कर रहे थे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा और बिलाई। लेकिन क्या बच्चों का ये गाना होता था, जब बारिश होने लगती थी, आंधी पानी आती थी, तो सारे बच्चे शोर मचा के गाना गाते थे। क्या गाना गाते थे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। इसका मतलब यही होता था कि बारिश हो रही है और ये लोग बड़ा शोर कर रहे थे। तो इस तरह से इन लोगों का खेल होता था। बारिश रुकती नहीं थी और कभी कभी बहुत तेज़ बारिश होती थी, तो ये लोग अपने अपने मतलब डर के मारे इधर उधर
छुप जाते थे। तो कभी कभी इन लोगों के साथ छोटे छोटे कुत्ते वुत्ते होते थे ना, वो भी इन लोगों के साथ चिपक जाते थे। तो ये लोग क्या करते थे, जब फिर बारिश ख़त्म हो जाती थी ना, ये लोग बाहर निकलते थे और देखते थे कहीं चींटा जा रहा है। छोटे छोटे चींटे नहीं होते, जब चींटा जा रहा है तो चींटे की झुंड जा रहे तो उस पर उसको फिर उसको छेड़छाड़ नहीं करना। तो कहीं पानी कहीं है तो उसमें कागज़ का नाव बना के खेलना। इस तरह से फिर इन लोगों का काम हो जाता था। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, एक बूढ़ा आदमी, उसको कम सूझता था, सूझ मतलब उसको दिखाई नहीं देता था, बहुत कम दिखाई देता था। उसका नाम बैजू था। तो वो अधिकतर उस बैजू को चढ़ा दिया करते थे। तो एक दिन उस बैजू को चढ़ाए थे, उस पानी पानी बरसने के बाद चढ़ाए थे। तो उसको चढ़ा चढ़ा क्या चढ़ाते थे उसको, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। अब ये किस मकसद से वो कहते थे इसका तो नहीं पता हमें, लेकिन वो कभी कभी ये गाना गाते थे, सारे बच्चे ये गाना गाते थे, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। और जो बैजू होता था वह चिल्लाना शुरू करता था और बहुत बेतहाशा उन लोगों को मारने के लिए दौड़ता था। कुछ बच्चे इधर उधर वहाँ भाग जाते थे। अब उसके बाद से जल्दी से भाग के अपने घर चले जाते थे, ताकि इनको कोई कोई कुछ कह ना पाए। लेकिन कभी कभी जब वो जाके बैजू जो जाके उनके घर को लहना देते थे, तो इनके पिताजी इनको थोड़ा सा झूठा मूठा डांट दिया करते थे। तो ऐसे ही इनको इस तरह से इनका जीवन व्यतीत होता रहा था। कभी कभी ये जब ज़्यादा रोने लगते थे, गुरुजी इनकी डांट उड़ दिया करते थे, तो इनके पिताजी फिर चिरौरी मुरौरी करके इनको अपने घर ले आते थे। इस तरह से करके वो कभी कभी रास्ते में लड़कों का झुंड मिल जाता था, ये शोर मचाते हुए फिर नाचने गाने लगते थे। माई पकाई गरम गरम पुआ, हम खाए पुआ ना खेलब जुआ, मतलब ऐसे गेम फिर होता था। फिर रोना धोना वो भूल जाते थे। जब ऐसा उनके पिताजी रास्ते में लड़कों के साथ झुंड मिल जाता था और सारे लड़के शोर मचाते हुए गाते थे, कौन सा गाना, माई पकाई गरम गरम पुआ, हम खाए पुआ ना खेलब जुआ। तो जब ये गुरुजी के पास पढ़ के आते थे और कभी इनके गुरुजी डांट देते थे तो ये चिल्लाते लाते थे। तो इनके पिताजी जब लेने जाते थे तो कुछ करते थे तभी ये चुप नहीं होते थे। लेकिन जब गाँव में आते थे और इनके जो दोस्त मित्र होते थे, जब वो खेलते थे ऐसा गाना गाते थे, फिर ये चुप हो जाते थे। फिर उनकी क्या सारा रोना धोना भूल के फिर से बाबूजी की गोद से उतरकर फिर वो दौड़ में शामिल हो जाते थे, बच्चों के साथ शामिल हो जाते थे। और फिर ये गा सबके साथ गा गा के, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। जो गांव में नहीं चिड़ियाँ आने लग जाती हैं, गांव में सब खेतों में बहुत सारी चिड़ियाँ उड़ती होती हैं, तो उन चिड़ियों को देख देख के ये लोग ऐसे कहते थे, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। तो इस तरह से करके वो अपना खेल खेलते थे। एक दिन ऐसे ही, मतलब एक बहुत उड़ंड वाला खेल, बहुत ऐसा वैसा खेल, दौड़ने वाला खेल, घूमने के वाला, इस तरह से लोगों को शारीरिक विकास भी होता था और सारी चीज़ों का ज्ञान भी होता था। एक दिन की बात है, ये टीले पे लोग चले गए, सारे इनके जो छोटे छोटे बच्चे थे सब, जो ये इनके दोस्त थे जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो सारे टीले पे चले गए थे। और वहाँ पे ये लोग जाकर कहीं से पानी मिल गया था और एक छोटा सा बिल, चूहे की बिल थी। इन लोगों को लगा कि चूहे का बिल है और वहाँ पे उसमें पानी डालने लगे सारे बच्चे। कोई बच्चा पानी लाता था, कोई बच्चा पानी फेंकता था। इस तरह से पानी डालते डालते थक गए। इन लोगों को लगा था कि चूहा नहीं निकल रहा है, चूहा नहीं निकल रहा। अचानक ये गणेश जी के चूहा के चक्कर में पड़ते शिव जी का सांप निकल आया और उसके बाद इन लोगों की, सारे बच्चों की सिट्टी फिट्टी गुम हो गई। सारे बच्चे बेतहाशा रोते, गिरते, भरते पड़ते भागे। किसी का पैर टूटा, किसी का सिर फूटा, किसी का मतलब कुछ, कोई ऐसे गिरा पड़ा, ऐसे ही किसी का दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागते 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 अपने घर में, अपने अपने घर में घुस गए थे। उस समय लेखक भी अपने घर में घुसा तो इनके पिताजी बाहर ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, मतलब हुक्का पी रहे थे। उन्होंने बहुत पुकारा, बेटा बेटा क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन ये पिताजी की कोई भी बात नहीं सुने, क्योंकि ये बेतहाश इतने ज़्यादा डर गए थे सांप को देखकर कि इनको सीधे अपने घर में अंदर गए और मैया के पास, मैया इनकी कोई काम कर रही थी और मैया के पास चले गए थे और जाके उनके गोद में जाके दुबक के चिपट गए, उनसे चिपट गए। मैया इनकी चावल बन रही थी, शायद चावल बन रही थी और झटके से आके उनके गोद में एकदम चिपट गए, बेतहाशा डरे हुए थे। अब इनके पिताजी भी को लगा कोई बात हो गई, ये भी अपना हुक्का छोड़ के अंदर आके देखते हैं, तो देखते हैं कि माँ के आंचल में बच्चा छुप गया है और खूब
एकदम उनका जो होता है ना वो शरीर जो काँप रहा था, डर के मारे वो काँप रहे थे। इस तरह से वो उनकी माँ भी बहुत परेशान हो गई, क्या बात है बेटा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, मतलब अपना कहने लगी। बार बार उसको चूम लेती थी, बार बार आंचल में छुपा लेती थी, मेरे बेटे को क्या हुआ, मेरे बेटे का क्या हुआ। लेकिन वो बहुत कोशिश किए उनके पिताजी, बेटा आओ मेरे पास आओ, क्या हुआ, लेकिन उन्हें पता नहीं क्यों एक सुकून सा मिल रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा कुछ लग रहा था कि उनकी माँ से इस टाइम में उनकी माँ से ज़्यादा सुरक्षित स्थान और उनकी माँ के गोद से सुरक्षित स्थान और किसी का नहीं है। बार बार उनके पिताजी के बुलाने के बाद भी वो अपने पिताजी के पास नहीं जा रहे थे। इस तरह से वो मैया के आंचल में छुपते चले जाते थे। सारा शरीर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन फिर भी वह अपनी माँ का आंचल नहीं छोड़े। इसलिए कहा जाता है कि चाहे कोई कितना भी स्नेह दे, चाहे कोई कितना भी प्रेम दे, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो झटपट अपनी मैया की गोद में जो उन्हें सुकून मिलता है, जो प्रेम मिलता है, जो शांति मिलती है, वह कहीं और नहीं मिलती। इसलिए इस पाठ का नाम दिया गया था माता का आंचल। तो समझ में आया? आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे। माँ का आंचल छाया देता है, शीतलता प्रदान करता है। तो इस तरह से ये लेसन समाप्त होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि इस लेसन में क्या है, कैसे है, किस तरह से है। जो समझ में नहीं आया है उससे हमसे पूछ लीजिएगा और बता लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन इसका लिख लीजिएगा। एक लेसन आप इसका भी तैयार कर लीजिएगा उसी कॉपी में, उसी में गद्य, उसी में पद्य। बीच में नहीं लिखना है। जैसे मान लीजिए एक लेसन गद्य लिखा तो एक लेसन पद्य लिखा, उसी के साथ सटाते रहिए। ऐसा नहीं कि बीच इसके मतलब बीच पेज के बाद लिखें, ऐसा नहीं। सब लगातार लिखते जाइए। जो लेसन पढ़ाया जा रहा है वो लेसन लगातार लिखते जाइए। समझ में आया ना? ओके, मैं इसका टेस्ट कुछ दिन के बाद लूँगी। बाय।